नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यायगान और मैं हूं उत्कर्ष। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 113 को, जो कि डील करता है टेररिस्ट एक्ट से। टेररिज्म सिर्फ एक ऑर्डिनरी क्राइम नहीं है, ये देश की यूनिटी, सॉवरेनिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर डायरेक्ट अटैक होता है। इसी सीरियसनेस को देखते हुए लेजिस्लेशन ने इस ऑफेंस को जनरल पीनल फ्रेमवर्क के अंदर कोडिफाई किया। पर सेक्शन 113 बीएनएस के अराउंड काफी इंपॉर्टेंट लीगल डिबेट एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या इस प्रोविजन की ड्राफ्टिंग इतनी वाइड है कि इसका मिसयूज हो सकता है। दूसरा सवाल कि क्या वॉयलेंट प्रोटेस्ट कभी टेररिस्ट एक्ट के एम्बिट में आ सकता है। इसी लेक्चर में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को, साथ ही साथ हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे, प्लस हम इसके कुछ क्रिटिक्स को देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि जो यहाँ पे वाइड पावर जो दी गई है, उस वाइड पावर के पीछे का जो चेक एंड बैलेंसेस है, क्या वो एक मैंडेट है या मैंडेट एक नहीं है। तो चलिए बिना किसी कंफ्यूजन के इन इश्यूज को हम सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हैं। अब जो हमारा पहला इशू है वो है कि इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है। देखिए, टेररिस्ट एक्ट हम जब भी बोलते हैं या फिर हमने कोई भी अपने लाइफ में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, अगर आप 7/7 लंदन में जो बॉम्ब्स हुए थे, बॉम्बिंग हुई थी, उसके बाद 9/11, उसके बाद आप देखेंगे तो 26/11, तो ये सब एक कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो किसी भी एक सॉवरेन कंट्री की, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी इंटीग्रिटी, उसके यूनिटी को इम्पैक्ट करता है। उसका एक जो ग्लोबल विजन होता है उन दूसरे कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में कि एक कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रही है, सो वो सब सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं। अब हम आज के पहले इशू की तरफ चलें तो हमें सीधा बेयर आर्ट की ओर चलना पड़ेगा। सो ये डिफाइन करता है टेररिस्ट एक्ट। टेररिस्ट एक्ट को हम हिंदी में आतंकवादी कृत्य भी कहते हैं। अब अगर हम इसका सबसेक्शन 1 पढ़ें तो सेक्शन 113 का सबसेक्शन ये कहता है कि whoever does any act with intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, sovereignty, security or economic security of India with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in any foreign country। अब इसको जब हम देखते हैं इस सबसेक्शन 1 को, सो सबसेक्शन 1 कुछ मेंस रिया की बात कर रहा है कि आपके ऊपर जो है टेररिस्ट एक्ट कब लगेगा। आपके ऊपर टेररिस्ट एक्ट जब लगेगा, इसका चार्ज जब इंटेंशन, देखिए कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनको रिक्वायर होता है एन ऑफेंस को कमिट करने के लिए एक्टस रिया, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया, ये दोनों हमारा मिलके बनाते हैं एक ऑफेंस। बट हाँ, कई बार कुछ कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जहां पर मेंस रिया नहीं रहता, एक्टस रियस अपने आप में सफिशिएंट होता है, जैसे कि ऑफेंस ऑफ रेप, दैट इज सेक्शन 63 बीएनएस और सेक्शन 375 आईपीसी। यानी कि एक्टस रियस यानी कि रेप की ऑफेंसेस में जो है mere act of penetration, mere act of insertion, mere act of application of mouth, or mere manipulation of any object is sufficient to constitute the offense of rape. But there are certain offenses which require the mens rea also. And without mens rea, that offense cannot be a complete offense. Like कि
मर्डर। मर्डर के लिए इंटेंशन एंड और सॉरी नॉलेज इज अ क्राइटेरिया। यानी कि डेथ किसी की तो हो चुकी है, बट क्या उसका इंटेंशन था या क्या उसका नॉलेज था उसकी डेथ को कॉज करने का? अगर उसका इंटेंशन प्रूव होगा तभी हम ये कहेंगे कि उसने ऑफेंस किया है मर्डर का। सो सेम लाइक इन टेररिस्ट एक्ट, इन टेररिस्ट एक्ट ऑल्सो द criteria to commit the offense is the first mens rea। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ऑफेंस नहीं है। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक्टस रिया सफिशिएंट नहीं होगा, यहाँ पर मेंस रिया। और यहाँ पे मेंस रिया क्या है हमारा? इंटेंट। हाई डिग्री ऑफ मेंस रिया का यहाँ पे यूज किया गया है, दैट इज इंटेंशन। ये हमारा एक पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। अब ये तो आपका हो गया मेंस रिया। अब हम एक्टस रियस की तरफ आते हैं। तो एक्टस रियस आपका क्या होना चाहिए? आपका कंडक्ट क्या होना चाहिए? सो इट सेज कि whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, sovereignty, security or economic security with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India in any foreign country। अब ये तो आपका एक जर्नल हो गया कि ठीक है, आप जो है कोई भी एक्ट करो विद द इंटेंशन, किस चीज का इंटेंशन के साथ? किसी को डराने का, या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री की यूनिटी। यूनिटी का मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर कंट्री की जो है अखंडता, देन उसके बाद यानी कि उसकी एकता, भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, दैट इज सॉवरिटी, और उसकी सुरक्षा या उसकी आर्थिक सुरक्षा। अब और विद द इंटेंट, अब यहाँ पे और यूज है। तो यहाँ पे जब और यूज है मतलब कि ये एक एक अलग पार्ट है। या फिर whoever does any act with the intent to strike terror, मतलब कि with the intent to strike terror का मीनिंग ये होगा कि संभावना है, यानी कि उसका इंटेंशन तो है टेरर को मतलब स्ट्राइक करने का, टेररिज्म करने का। और लाइकली टू टेरर, यानी कि लाइकली टू जो टेरर है ये जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ जो कि अक्यूज्ड है, दैट ही हैज अ इंटेंशन एंड ही हैज अ चांस, ही गेट द चांस, या फिर उसको उसके पास ये संभावना है कि वो एक ऐसा टेरर करे, यानी कि वो ये डर फैलाए इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने तो एक डिक्लेरेशन दे दिया कि ठीक है, अब अगर कोई भी व्यक्ति इस इंटेंशन से किसी भी कंट्री को थ्रेट करता है, किसी भी कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंडिया की, उसको थ्रेट करता है या लाइकली टू थ्रेट करता है, या फिर वो ये डर फैलाता है, इस इंटेंशन से डर फैलाता है या डर फैलवाने की संभावना रखता है, किनमें? लोगों में, या फिर किसी भी समुदाय के लोगों में भारत के, या फिर किसी फॉरेन कंट्री में, वो कौन सा ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करेगा? टेररिस्ट एक्ट का एक पार्ट का एक उसने ऑफेंस कमिट कर लिया है। बट यहां पर जो वेज लिखे हैं उन्हीं वेज में सिर्फ वो एक ऑफेंस कमिट होगा, दैट इज अगर ए बी सी डी ये चारों मिलके क्या करते हैं, एक मान लेते हैं कि टेररिस्ट एक्ट को कमिट करने जा रहे हैं, जो कि यहां से लेके यहां तक है, वो फॉल पूरा हो गया है। कि हम कहते हैं कि ये एक कंट्री है एक्स, उसकी गवर्नमेंट को या फिर वहां के लोगों को जो है मारने के लिए या वहां पे एक टेरर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। उस अटैक को कंप्लीट करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? एज पर सेक्शन 113 बीएनएस, उन्हें
बॉम्ब यूज करना पड़ेगा ABCD को, या डायनामाइट यूज करना पड़ेगा, या कोई भी ऐसा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस वो यूज करें, या कोई ज्वलनशील का कोई एक सब्सटेंस यूज करें, या फिर फायर आर्म्स यानी कि बंदूक या अदर लीथल वेपन्स। अब जैसे कि हो सकता है कि जो रॉकेट्स होते हैं फायर आर्म्स की कैटेगरी में, या फिर कोई भी पॉइजनस और नॉक्शियस गैसेस और other chemical or by any other substance, whether biological, radioactive, nuclear, or otherwise, of a hazardous nature by any other means of whatever nature, likely or causes or likely to cause death of injury of any other persons, loss of or damage or to the destruction of property। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये टर्म यूज है पॉइजनस और नॉक्सियस गैसेस, फिर लिखा है कि अदर केमिकल्स और बाई एनी अदर सब्सटेंस वेदर बायोलॉजिकल, रेडियोएक्टिव, न्यूक्लियर और अदरवाइज। जैसे कि आपने 2019 में देखा होगा कोविड कोविड 19। मान लेते हैं कोविड 19 एक बायोलॉजिकल वेपन था, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, कि मान लेते हैं एक कंट्री एक्स है, उसने कोविड 19 बनाया, और आपने देखा होगा कि कोविड 19 किस तरह से पूरे वर्ल्ड में उसका अटैक था, पूरी दुनिया उससे परेशान थी। तो और ये जो कंट्री एक्स है, इसके अंदर भी स्पेसिफिकली जो है ABCD, इन चारों ने मिलकर इस कोविड 19 को बनाया था। और इस कोविड 19 जो है ये पूरे विश्व में फैला, और उसके चलते जो भी घटनाएं हुई वो सब क्या हो जाएगा, एक टेररिस्ट अटैक के अंदर फॉल कर जाएगा। और वो फॉल कब करेगा, या तो किसी की डेथ हो जाए उस अटैक में। मान लेते हैं जो इसका अटैक हुआ यहाँ पर 200 लोग मारे गए, या फिर 1 लाख लोग मारे गए। सो डेथ और इंजरी टू एनी पर्सन और persons, loss or damage to destruction of property, disruption of any supplies or service essential to the life of community in India or in any foreign country। यहाँ पर एक मुझे छोटा सा एक डाउट होता है, वो डाउट ये है कि आप यहाँ पर लिख तो रहे हैं कि कोई भी अगर व्यक्ति जो है कोई भी सप्लाईज का डिसरप्शन करता है, मतलब उस चेन को तोड़ता है या उनके सर्विस एसेंशियल्स की सप्लाईज को तोड़ता है किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो आपका कहना है कि वो भी एक टेररिस्ट अटैक हो जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी कंट्री होगी जिसे लेजिस्लेचर ने रिकॉग्नाइज किया है कि ये फॉरेन कंट्री होगी। कि क्या वो एक फॉरेन कंट्री हमारी एनिमी कंट्री भी हो सकती है क्या? क्या वो एक फॉरेन कंट्री कोई एक ऐसी कंट्री भी हो सकती है जहाँ पे हो सकता है कि जो अग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रीटीज होती हैं बिटवीन द नेशंस, बिटवीन द स्टेट्स जो होते हैं, क्या उनके अंडर जो कंट्रीज फॉल करेंगी, आप क्या उनकी बात कर रहे हैं? सो ये एक कंफ्यूजिंग पार्ट है। बट इस फॉरेन कंट्री को हमें हमेशा एक फ्रेंडली रिलेशन की तरह देखना चाहिए, या फिर हमें वहां पे देखना चाहिए कि जहां पर जो है किसी कंट्री में एक आपातकालीन स्थिति पैदा हो चुकी है और वहां पे कोई एक ऐसा अटैक हो रहा है। जैसे इंडिया, आपने देखा होगा इंडिया हर बार कहीं पे भी कोई भी डिसरप्शन होता है वहां पर इंडिया अपनी अपना एड भेजता है, मेडिकल एड भेजता है, फाइनेंशियल एड भेजता है, फूड सप्लाईज भेजता है। सो दिस फॉरेन कंट्री, इसे हमें थोड़ा सा एक हमें पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देना होगा। इसे हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि अगर एनिमी एलियन है हमारा कोई, हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे, वहां पे अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो वो हमारे लिए वो एक टेररिस्ट अटैक नहीं माना जाएगा। नहीं, हम उससे भी मानेंगे। बट इट ऑल डिपेंड अपॉन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केसेस। Second, damage to monetary stability of India by way of production or smuggling of circulation of counterfeit Indian paper currency, coin or any other material। यानी कि आपने अगर सीरीज देखी होगी फर्जी, या फिर आपने अभी एक मूवी देखी होगी धुरंधर, तो धुरंधर में जब रहमान डकैत जाता है मिलने के लिए, मीटिंग के लिए, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे बात चल रही होती है कि इतने पैसों का बंदोबस्त हो गया है, ये भेजे जाएंगे, नेपाल के थ्रू जाएंगे, ऑल दैट
डायलॉग्स जो उनके बीच में एक्सचेंज होते हैं. सो दैट इज व्हाट इट इज नथिंग बट it is a production of counterfeit Indian paper currency which damages the unity, integrity, and the stabilization of the economy, and it also amount to the threat to the economic security of India. Fifth है damage or destruction of any property in India or in foreign country used or intended to be used for the defense of India or in connection with any other purpose of the government of India or any state government or any of their agencies. यानी कि ये एक बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन है इसका कि अगर एबीसीडी किसी भी कंट्री में या एबीसीडी कहीं भी इंडिया में जो है किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं और उस प्रॉपर्टी या तो वो आइदर यूज हो रही थी या उसका यूज किया जाना था किस पर्पस के लिए डिफेंस के पर्पस के लिए इंडिया में या फिर कोई भी एक ऐसा पर्पस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई एजेंसी उसे इंटेंड कर रही हो कि हमको इस पर्पस के लिए इसे यूज करना है सो दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू द टेररिस्ट अटैक. बी overweighs by means of criminal force or show of criminal force or attempt to do so or causes death of any public functionary or attempt to cause death any public functionary. अब पब्लिक फंक्शनरी को हमें देखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन ए से. It says कि means the constitutional authorities or any other functionaries notified in the official gazette by the central government as public functionary. So that is कि पब्लिक फंक्शनरी वही मानी जाएगी या तो आइदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया हो कि ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है ये एक पब्लिक फंक्शनरी के रूप में काम देखी जाएगी तो वो होगा पब्लिक फंक्शनरी. सो अगर आप यानी कि एबीसीडी जो है अगर वो क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं या क्रिमिनल फोर्स शो करते हैं या क्रिमिनल फोर्स अटेम्प्ट करते हैं या फिर किसी की डेथ कॉज करते हैं पब्लिक फंक्शनरी की या अटेम्प्ट टू कॉज डेथ करते हैं पब्लिक फंक्शनरी की सो वो भी हो जाएगा अपने आप में एक टेररिस्ट अटैक. थर्ड है सी है डिटेन्स kidnap or abduct any person and threatening to kill, injure such person, or does any other act in order to compel the government of India, any state government or the government of a foreign country or an international or intergovernmental organization or other person to do or abstain from doing any act. यानी कि अगर ABCD किसी को डिटेन करते हैं किडनैप करते हैं अडॉप्ट करते हैं किसी भी पर्सन को और उसे थ्रेटन करते हैं कि हम तुमको जान से मार देंगे या उस पर्सन को इंजर्ड करते हैं या कोई भी एक ऐसा एक्ट करते हैं जिससे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या स्टेट गवर्नमेंट है या कोई भी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो फॉरेन कंट्री की है या कोई एक इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंपेल करते हैं कि या किसी एक व्यक्ति को करते हैं. अब एनी अदर पर्सन में कौन आएगा क्या एक आम जनता आएगी तो इसका आंसर हो सकता है नो क्योंकि आपको यहाँ पे एनी अदर पर्सन नॉट बीइंग द इंडिविजुअल देखना है क्योंकि अगर एक कोई ऐसा पर्सन होगा तो वो तो एक्सटॉर्शन भी हो जाएगा अगर वहां पे डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होगी तो या धमकी भी है तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो जाएगा तो वो तो एक अपने आप में एक वैसा रहेगा. सो एनी अदर पर्सन को थोड़ा सा हमें पर्पजिव इंटरप्रिटेशन दे के एक हमको उसको पब्लिक सर्वेंट के रूप में देखना चाहिए नॉट इन एनी इंडिविजुअल मैनर में. देन एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट यानी कि इन सभी व्यक्तियों को कोई एक एक्ट करने से रोकने के लिए जो है आप कंपल करते हैं इन सभी को या इनमें से किसी एक को तो आप कमिट कर देंगे टेररिस्ट अटैक. अब एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम बढ़ें तो एक्सप्लेनेशन सजेस्ट कि काउंटरफीट इंडियन करेंसी क्या होगी. काउंटरफीट इंडियन करेंसी होगी जो कि चीनी अथॉरिटी आफ्टर एग्जामिनेशन डिक्लेयर करें या फॉरेंसिक अथॉरिटी उन करेंसी को बताएं या फिर वो जो हमारी काउंटरफीट करेंसीज होंगी अगर उनके जो की सिक्योरिटी फीचर हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं थ्रू फॉरेंसिक रिपोर्ट सो दैट विल अमाउंट टू काउंटरफीट इंडियन करेंसी. जैसे फर्जी में आप देखे होंगे कि वो कितनी एग्जैक्ट रेप्लिका वह हजार 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 नोट्स की बनाता है शाहिद कपूर और वहां पे वो अपने इतना एग्जैक्ट रेप्लिका होता है कि मशीन्स भी उन्हें नहीं कर पाती कि ये असली है या नकली है बट वो अपना लास्ट में अपना
बोलता है कि आर्टिस्ट अपनी छाप छोड़ता है हर जगह, सो वो भी वहाँ पे उसने भी अपना एक नाम लिख दिया होता है और वहाँ पे कुछ और चीज़ें मिसिंग होती हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट इट कॉम्प्रोमाइज़ेज़ विद द की सिक्योरिटी फीचर ऑफ द इंडियन करेंसीज़। सो दैट विल अमाउंट टू काउंटरफीट इंडियन करेंसी, यानी कि जैसे आप नोट देखोगे तो गांधी जी हमारे दिखते हैं ट्रांसपेरेंट साइड पे। अगर मान लीजिए वहाँ पे गांधी जी नहीं दिख रहे तो वो काउंटरफीट हो गई। अब वो भी तो की सिक्योरिटी फीचर है। उसके बाद आपका जो चिप्स होती हैं, वो चिप्स में फैब्रिकेशन है, सो दैट विल आल्सो अमाउंट टू द की सिक्योरिटी फीचर ऑफ द इंडियन करेंसीज। अब इसकी कुछ पनिशमेंट्स हैं। पनिशमेंट बहुत ही सिंपल है कि अगर किसी भी व्यक्ति की इस टेररिस्ट अटैक को करते हुए डेथ हो जाती है तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो होगी डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और फाइन मिलेगा। फिर है कि अदर केसेस, यानी कि जहाँ पे डेथ कॉज नहीं हुई है बट ग्रीवियस हर्ट हर्ट ये सब कॉज हुआ है, वहां पर 5 साल से कम नहीं होगी बट जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक दी जा सकती है और फाइन भी मिलेगा। फिर है whoever conspire attempt to commit advocate. Now this advocate is a broader term. Advocate is nothing but who supports the particular thing. Now अगर हम पढ़ें whoever conspire attempt to commit और advocate, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ support, abet or advises or incite directly or knowingly facilitate the commission of terrorist attack or any act perpetrated to the commission of a terrorist act shall also be punished with the imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but may extend to imprisonment for life। यानी कि अगर एबीसीडी है और एक एक्स है, एक्स कंस्पायर करता है या एक्स अटेम्प्ट टू कमिट करता है या एक्स एडवोकेट करता है, अबिट करता है, एडवाइस करता है, इंसाइट करता है एबीसीडी को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को कि टेररिस्ट एक्ट एक कमिट हो जाए या फिर कोई भी एक ऐसा कमीशन ऑफ टेररिस्ट अटैक जो कि परपेट्रेटरी इन नेचर हो, यानी कि यूनिटी इंटीग्रिटी इकोनॉमिक सिक्योरिटी इन सबको इन्फिल्ट्रेट करे, सो उसमें जो पनिशमेंट मिलेगी इट शुड नॉट बी लेस देन 5 ईयर बट एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। फोर्थ है whoever organizes or causes to organize any camp, यानी कि जैसे कि आप देखे होंगे कि एक पर्टिकुलर मान लीजिए एक जगह है वहां पे एबीसीडी की ट्रेनिंग हो रखी है, तो वहां पे जो व्यक्ति उस ट्रेनिंग में पार्ट है या फिर जहाँ पे वो रिक्रूट करता है किसी भी पर्सन को कि वो पर्सन टेररिस्ट अटैक को अंजाम दे, तो वहां पे जो पनिशमेंट है 5 ईयर से कम नहीं है बट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। देन फिफ्थ है कि हु इज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कोई मेंबर भी है, सो उस केस में जो पनिशमेंट है वो है हमारी imprisonment for a term which may extend to imprisonment for life and also be liable to fine। सिक्स है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी हार्बर करता है, कंसील करता है या अटेम्प्ट करता है उनको हार्बर या कंसील करने में और उससे पता है जो जिसे वो कंसील या हार्बर कर रहा है उसको ये पता है कि इन्होंने एक पर्टिकुलर टेररिस्ट एक्ट को कमिट किया है, सो इन दैट केस पनिशमेंट 3 ईयर से कम नहीं है बट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है एंड फाइन है, प्रोवाइडेड दैट ये जो हार्बर और कंसीलमेंट है ये स्पाउस ऑफ द ऑफेंडर के ऊपर नहीं अप्लाई करता है, यानी कि उसके वाइफ के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर एज द केस में भी, क्योंकि यहाँ पे मैरिज सॉलिडारिटी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने का एक रीजन है, इसलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है। देन सेवेंथ है कि whoever knowingly possess, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को पता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है ये डिराइव हुई है किसी टेररिस्ट अटैक से या एक्वायर्ड हुई है थ्रू द कमीशन ऑफ टेररिस्ट अटैक, तो वहां पे जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और फाइन की तरह है। देन एक्सप्लेनेशन क्लियरली सेज कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय declared that the officer not below the rank of superintendent of police shall decide whether to register the case under this section or under the UAPA Act। So अगर कोई एक टेररिस्ट अटैक होता है, उस टेररिस्ट अटैक के हमारे एक लॉ है यूएपीए, तो ये एसपी साहब हमारे डिसाइड करेंगे कि क्या केस को यूएपीए के अंडर रजिस्टर करना है या बीएनएस के ऊपर हमें इसको रजिस्टर करना है। अब इसके बाद हम आते हैं कि जो हमने नेक्स्ट इशू हमें नेक्स्ट डिस्कस करना था
तो अब हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट को तो समझ चुके हैं। तो अब हम उन लीगल डायमेंशन पर डिस्कस करते हैं जो 113 को बीएनएस को काफी कंट्रोवर्शियल बनाता है। तो सबसे पहला कंसर्न ये उठता है कि क्या इसकी ड्राफ्टिंग क्या इतनी वाइड है कि इसका मिसयूज हो सकता है। देखिए, अगर आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो टर्म यूज है, स्ट्राइक, टेरर, थ्रेटन, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये लैंग्वेज ब्रॉड है और इसी वजह से अगर आप इसका केयरफुल इंटरप्रिटेशन ना हो तो इसका स्कोप बहुत एक्सपैंड हो सकता है। बट क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। उसका सेटल्ड प्रिंसिपल ये है कि जो सीरियस पीनल ऑफेंस होता है या प्रोविजन होता है, सो कोर्ट्स उसे स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करती हैं। यानी कि टेररिस्ट अटैक में सिर्फ वायलेंस का होना टेररिस्ट अटैक नहीं बनता, या पब्लिक डिसऑर्डर या एग्रेसिव बिहेवियर भी टेररिज्म नहीं होता है। तो यहाँ पर इन एक्चुअल होता क्या है कि एक इतना हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस है कि यहाँ पे ये टेररिस्ट अटैक अमाउंट हो जाएगा। सो प्रोसिक्यूशन को यहाँ पे क्लियर इंटेंशन प्रूव करना होगा टेररिस्ट अटैक में। बिना इंटेंशन को प्रूव किए प्रोसिक्यूशन 113 बीएनएस में किसी भी अक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं करा सकता, यानी कि स्पेसिफिक मेंस रिया। और कोर्ट यहाँ पर देखेगा कि क्या एक्ट का रियल ऑब्जेक्टिव नेशन वाइड टेरर क्रिएट करना है या नेशनल सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज करना है। अगर इंटेंशन प्रूव नहीं होता तो सेक्शन 113 भी अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए ये कहना सही होगा कि मिसयूज का थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जुडिशियल सेफगार्ड प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म भी इसके लिए इक्वली स्ट्रांग है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या वॉयलेंट प्रोटेस्ट कभी टेररिस्ट अटैक बन सकता है या नहीं। इस पे क्लियर पोजीशन तो ये है कि हर वॉयलेंट प्रोटेस्ट टेररिज्म नहीं होता। देखिए, अगर ABCD एग्जाम्पल के तौर पे पत्थरबाजी करते हैं या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं या पुलिस से उनका क्लैश होता है, तो ये एट मैक्स लॉ ऑर्डर इशू रहेगा, या रॉइटिंग या अनलॉफुल असेंबली का ये इशू होगा 189 बीएनएस का। बट ये अपने आप में ऑटोमेटिकली ये अपने आप में टेररिस्ट अटैक नहीं बन पाएगा। अब अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप प्लान तरीके से इसको करता है या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करता है, नेशन वाइड फियर क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करता है, इकोनॉमिक सिस्टम को पैरालाइज करने की नीयत रखता है या सॉवरेनिटी को डिस्टेबलाइज करने का ऑब्जेक्ट रखता है, तब सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। सो कोर्ट्स को यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है तो किस चीज का करना पड़ेगा कि इंटेंशन क्या था। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सो यहाँ पे हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए 3 चीजें होंगी। फर्स्ट, इंटेंशन। सेकंड, इसका एक्ट ऑफ एस्केप कि कितने ये उसमें था, इसका स्केल क्या था, कहाँ कितना इम्पैक्ट किया है। एंड थर्ड, जो इसका इम्पैक्ट है, इसका नेशनल सिक्योरिटी का लेवल था कि या नहीं, यानी कि वेदर द इम्पैक्ट इज ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी लेवल ऑफ। अब अगर इंटेंशन सिर्फ डिसेंट एक्सप्रेस करना था, चाहे वो एग्रेसिव ही क्यों ना हो, तब भी वो टेररिस्ट अटैक नहीं बनेगा। लेकिन अगर इंटेंशन ही टेरर क्रिएट करना था, तब सेक्शन 113 अट्रैक्ट हो सकता है। इसीलिए वॉयलेंट और टेररिस्ट अटैक के बीच बाउंड्री इंटेंशन और इम्पैक्ट से डिसाइड होती हैं, ना कि सिर्फ वॉयलेंस के बेसिस पे। अब अगर हम इसके कुछ क्रिटिक्स की बात करें, सो यहाँ पर देखिए, क्रिटिक्स को हम अगर देखें तो इसमें इतना क्रिटिक्स तो मैं कुछ बोलूंगा,
कि आपने कहीं-कहीं पे फ़ॉरेन कंट्री का टर्म यूज़ किया है। आपने कुछ एक ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपने ये नहीं बताई हैं कि क्या फ़ॉरेन कंट्री में हमारे लोग होने ज़रूरी है, कि क्या फ़ॉरेन कंट्री में कोई भी फ़ॉरेन कंट्री है जिसके साथ हमारी ट्रीटी है, क्या एनिमी एलियन है? सो ये कुछ क्रिटिक्स हैं इनके। तो इसके बेसिस पे हमारा जो है टेस्ट ट्रैक कंप्लीट होता है। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, जहाँ पे यूएपीए के लिए में ये बताएँगे एसपी साहब कि यूएपीए में रजिस्टर होगा या किसमें इसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास ये पावर है। सो अगर उसकी फाइनल लीगल पोज़ीशन देखें, तो देखिए यूएपीए बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविज़न है। उसके लिए हमें सेक्शन 45 और यूएपीए एक्ट अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पर जो है प्रोसिक्यूशन जो है या फिर जो कोर्ट है, वो उसको कॉग्निजेंस आउटराइटली नहीं ले सकता। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमें परमिशन लेनी पड़ेगी उनसे, तभी उसी के बेसिस पे हम जो है वहाँ पे प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। सेकेंडली, बेल प्रोविज़न, यूएपीए में बेल प्रोविज़न बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, यानी कि उनका बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि क्या ये नेशनल वाइड टेरर अटैक करना था या नहीं, या फिर एक मामूली ही था, बट एक टेरर अटैक एक हमेशा एक टेरर अटैक अटैक रहेगा। इसका इम्पैक्ट चाहे 1 लोग पे हो, चाहे 100 लोगों पे हो या कितने भी लोगों पे हो, ये रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर जो इसका लेजिस्लेटिव इंटेंट भी है, वो ये था कि इसको हम एक कोर क्रिमिनल ऑफेंस क्रिएट कर देते हैं। एक स्पेशल स्टैच्यू तो है ही, प्लस एक जनरल पीनल लॉ भी हो जाए। तो जो पूरी डिस्कशन को अगर हम समराइज़ करें, तो एक बात क्लियर है कि 113 बीएनएस और यूएपीए के बीच के रिलेशन का कॉम्पिटिशन नहीं है, बल्कि कोएग्जिस्टेंस है। और इसी बैलेंस को मेंटेन करना ही क्रिमिनल जस्टिस की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी लीगल बैलेंस को समझना ही सेक्शन 113 का रियल एनालिसिस है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।